नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 6th क्लास की एनसीईआरटी और उसमें सबसे पहले हम एसएस की बुक लेंगे। तो ओवरव्यू क्लास के अकॉर्डिंग कि मैं आपको क्या-क्या पढ़ाऊँगा, वो बता देता हूँ। आज की क्लास में हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे 6th क्लास की। हाँ, ज़रूरी है इंडेक्स के बारे में बात करना ताकि पता तो चले कि हम इस बुक में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और एक सारे बुक्स का सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू हल्का-सा लेंगे हम क्या-क्या पढ़ेंगे इंडेक्स में। उसके बाद हम आज फर्स्ट क्लास की स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। इंट्रो क्लासेस में मैंने आपको बता ही दिया था कि हम किस तरह पढ़ाएँगे। लाइन टू लाइन, साथ में कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए, आपको मोस्ट क्वेश्चन दिखाते हुए, एकदम हाइलाइट करवाते हुए चलेंगे लाइन टू लाइन, जैसे बुक्स में पढ़ा था आपने। और बिल्कुल समझाते हुए आराम से चलेंगे। 6th क्लास के बच्चों को 6th के अकॉर्डिंग, 12th के बच्चों को 12th के अकॉर्डिंग, इस चीज़ का भी हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। उसी सिलसिले में सबसे पहले आप 3-4 चीज़ें जो साथ में लेके बैठिए। सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत है आपका वृंदा क्लासेज पे। सबसे पहले आपको एक पेन, पेंसिल या फिर एक हाइलाइटर साथ में लेके चलना है। छोटी क्लास है तो आपकी पेंसिल चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी क्लास है तो आप एक हाइलाइटर साथ में लेके चलिए। उसके अलावा सेकंड, आपको एक आपकी नोटबुक अलग से, खाली एक नई नोटबुक बननी है। वृंदा क्लासेज आपकी ट्यूशन कोचिंग का नाम लिख लीजिए उसपे, और अलग से आपको एक नोटबुक तैयार करनी है, वो लेके चलिए आप। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखाएँगे आपके लिए। ठीक है? थर्ड, आपको एक तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बुक तो साथ लेके चलनी ही है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो साथ में लेके चलिए। 6th क्लास का इंडेक्स का पेज निकाल लीजिए। सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे आपको पता है इंडेक्स का पेज होता है ना, वो निकाल लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक आमुख का मतलब बता देता हूँ। मैंने आपसे पूछा था आमुख आमुख क्या होता है? देखिए, आमुख का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का जो परिचय होता है ना, जो इंट्रोडक्शन होता है, उसका ये समझ लीजिए फर्स्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन को ही आप आमुख बोल सकते हैं। ठीक है? जैसे इसने ये चैप इसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो ये जो एनसीईआरटी के बारे में बताया गया है ना सबसे पहले, वो उसका जो मुख्य बिंदु है वो आमुख है। मतलब आमुख के मतलब एक तरीके से आप यही समझ लीजिए, प्री इंट्रोडक्शन। ठीक है? प्री इंट्रोडक्शन ही आमुख है। ये कुछ विद्यार्थी के लिए नाम पत्र दिए गए हैं। मतलब ये स्टूडेंट हैं तो उनको पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना आती है तो आराम से पढ़िएगा इनको। और रवींद्रनाथ टैगोर की एक लाइन ज़रूर है कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गवा सकूँ। किसके बारे में कहा है इन्होंने? भारत के बारे में। और श्री अरविंद जी ने क्या कहा है कि विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। मतलब अनेकता में एकता के बारे में कहा है श्रीनिवास जी और अरविंद जी ने। तो इसी एसएस की बुक में हमको पता चलेगा कि भारत में एकता है क्यों। आपने बहुत बार सुना होगा, रटा होगा, बोला होगा कि भारत में एकता है, भारत में अनेकता, या फिर किसी की गिनी चुनी लाइन रहती है कि यहाँ पे बहुत जाति धर्म के, बहुत से धर्म के लोग, ऐसे बहुत से पहनावा, सबका अलग-अलग पहनावा है, तो इन सब का मिक्सअप करते हैं, तो ये सब विविधता में एकता बन के आती है। तो एक्चुअल में क्या है विविधता में एकता? इस जो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसके फर्स्ट जो क्लास है 6th क्लास, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि विविधता में एक्चुअल में एकता क्यों है। और एक मेन मूल मूल पाठ सरल भाषा में लिखा गया है। आप भारत में अन्य स्थान के लोग व स्थलों, लोग यानी वहाँ के आपको पता है लोग मतलब हम सब के बारे में बात कर रहे हैं। स्थलों मतलब हम जहाँ रहते हैं वही स्थल नहीं, भारत का जो मुख्य मुख्य स्थल है ना उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये तो चलो आपके काम का नहीं है, छोड़ो। एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सॉरी वर्ड है, उनको देख लीजिए आप यहीं से। देखो, भूविज्ञान का अर्थ क्या होता है? भूविज्ञान का अर्थ होता है पृथ्वी की, एक सेकेंड, जब तक आप पढ़िए स्टार्ट कीजिए। भूविज्ञान का अर्थ होता है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप। पृथ्वी हमारी धरती के बारे में, जिस पे हम रहते हैं उसके बारे में बात हो रही है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जैसे पृथ्वी पे कौन कौन से भौतिक स्वरूप है? भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि हमें जो स्वरूप पृथ्वी का दिखाई दे रहा है, हमें जो पृथ्वी का जो रूप या स्वरूप दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। भौतिक का मतलब दिखने वाला, जैसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं।
स्पर्श से नहीं छू सकते हैं। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे मृदा यानी मिट्टी, पत्थर, भाटे, समझ गए ना भाटे, अपने जिसको गाँव की भाषा में भाटे बोलते हैं, पत्थर, पहाड़ी और पर्वत, इन दोनों में अंतर होता है। पहाड़ी और पर्वत में अंतर होता है, जिसे हम आगे चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। छोटा-सा मैं बता देता हूँ कि जो पहाड़ी का मतलब होता है जिसका भाग ज़्यादा ऊँचा नहीं होता है, लेकिन पर्वत का भाग थोड़ा ऊँचा होता है, दोनों में डिफरेंट होता है। नदी और झीलें इसमें नहीं है, लेकिन नदी, झीलें और महासागर तीनों में डिफरेंट है। झील का पानी अधिकतर क्या होता है, झील में किसी नदी का पानी आके इकट्ठा होता है, एकत्र होता है, जमा होता है। यानी कि नदी कोई बह रही है, किसी स्थान पे थोड़ा गड्ढा है या कुछ नीचा भाग है तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा, ठीक है? वैसे तो नदियाँ समुद्र के पानी में भी जाके इकट्ठी होती है, लेकिन समुद्र, सागर, महासागर इनका रूप बड़ा होता है, झीलें छोटी होती है। पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? भूविज्ञान में। और विज्ञान का अर्थ ये है कि सिद्धांतिक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना। ठीक है? किसी भी चीज़ का सिद्धांतिक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, वो विज्ञान ही होता है। तो उस जो इन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसे हम भूविज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं? जैसे अपन 6th क्लास में आपके विज्ञान की बुक है ना, वैसे सामाजिक विज्ञान की बुक, सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है पीछे। तो जो विज्ञान का अर्थ है ना, उसको समझा रहे हैं लोग कि अलग-अलग विज्ञान का जीवाश्म ईंधन, सॉरी जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के, यानी कि पहले के पेड़, पशु या मानव के जो भी अवशेष रह गए, जो दब गए थे करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे वाले भाग में, उसमें हम जीवाश्म के बारे में, वो है जीवाश्म विज्ञान। जीव-जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच में संरक्षित पाए गए हैं। दब गए थे और दोनों के बीच में संरक्षित, यानी हमें अच्छे तरीके से पाए गए हैं, एक तरीके से ये समझ लीजिए। वैसे संरक्षित का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिल्कुल बहुत समय तक बचा के रखने के लिए। मानव विज्ञान, मानव समाज एवं संस्कृतियों, मानव समाज एक ये शब्द है संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कृति, ये इसका ध्यान रखना, को अतीत यानी कि पिछले समय से लेकर वर्तमान समय तक का अध्ययन हम मानव विज्ञान में करते हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के बारे में अध्ययन, ठीक है? जैसे हम, आपने तो नहीं पढ़ा, बड़ी क्लास में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, या जैसे सिंधु घाटी के, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएँ हैं। तो ये मानव विज्ञान के अंतर्गत पड़ते हैं कि हाँ, क्योंकि उस समय रहने वाले जो मानव थे, वो किस तरह, हमारी उनकी सभ्यता थी, संस्कृति थी, कैसा रहन-सहन था, किस तरह का खाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से। पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान में मानव, पौधे, पशु या अपने पीछे छोड़े गए अवशेष, उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्ति, खिलौने, हड्डियाँ, पशु या मानव के दाँत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से, अन्य वस्तुओं का उत्खनन एवं हमारे अतीत का अध्ययन किया जाता है पुरातत्व विज्ञान में। देखा है ना आपने पुरातत्व विज्ञान? तो ये कुछ शब्द हैं जिनको आपने यहीं पे क्लियर कर लिए, तो आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगे, क्योंकि हम इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा, एक ये चीज़ है, भारत का संविधान। 6th क्लास के बच्चे को तो नहीं पता होगा, लेकिन कई 12th क्लास के बच्चों को भी नहीं पता होगा कि संविधान क्या है। एक लंबी चौड़ी क्लास लूँगा मैं इसके बारे में, आप एक ध्यान दीजिए। उसमें मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ठीक है? मतलब संविधान संशोधन, ये 2 तरीके से लेंगे। जो मैं एक क्लास लूँगा ना, उसमें थोड़ा बेसिक-बेसिक से बताऊँगा आपको। पूरा संविधान नहीं पढ़ाऊँगा, आप ये समझ लीजिए एक ही क्लास में थोड़ा बेसिक-बेसिक से बताऊँगा ये सारी चीज़ें। अभी तो हमें प्राप्त जो अधिकार हैं, मानव को प्राप्त हैं भारत में रहने के नाते, या फिर इंसान ही रहने के नाते, ये समझ लीजिए आप। तो कुछ अधिकार है समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर 6th क्लास के इस बुक में आगे क्लासेस में अगर ये अधिकार या संविधान पॉलिटी हुई, तो मैं इनको वहाँ विस्तार से बताऊँगा, और अगर नहीं हुई, तो मैं एक बार वापस इस पेज पे आऊँगा लास्ट में, और आपको ये अगर नहीं मिला ना, तो मैं आपको वापस बताऊँगा ये चीज़ें, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में जैसे मूल अधिकार हैं, 12 से 35 भाग 3 में, वैसे ही भाग 4 के मूल कर्तव्य हैं। इनका भी वही है, अनुच्छेद 51 में जो भी मूल कर्तव्य है हमारे 10-11, मैं आपको बताऊँगा बाद में। एनसीईआरटी के बारे में ये सब यहाँ पे दिया गया है कि किस-किस का योगदान है एनसीईआरटी में, और पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति में किस-किस का योगदान है, इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आइए फटाफट। ठीक है, यहाँ कोई नहीं है। आभार प्रकट कर रहे हैं सर आपका, ये कि आप कम से कम पढ़ रहे हो। हमने बुक लिखी है, एक मज़ाक के तौर पे। इसका 1 मिनट, आ जाइए।
इसको साथ में रखिए। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है? वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी पृथ्वी के लिए एक नारा दिया गया है और ये भारत का ही नारा है। भारत ने ही दिया था, भारत के महानुभाव ने। आमोक वापस आ गया। ठीक है, इस पुस्तक के साथ आपकी यात्रा मंगलमय हो। सुना है ना आपने? तो स्टार्ट करो। सबसे पहले ये बताना क्यों जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि हम इस पुस्तक में, इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे क्या। विषय सूची या इंडेक्स बोलते हैं ना आप जिसको, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट से। देखो, परिचय में हम पढ़ेंगे कि हमें सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। हमें परिचय पढ़ेंगे, शायद आपने छोड़ दिया होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे कि हमें जरूरत ही क्यों है सामाजिक विज्ञान पढ़ने की, आवश्यकता क्यों पड़ी सामाजिक विज्ञान पढ़ने की। इतने कठिन सब्जेक्ट को, वैसे कठिन नहीं है, सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर समझ ले तो, या फिर इतने बड़े को हमें पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी है। इन सब का उत्तर हम फर्स्ट परिचय में ही जान लेंगे। उसके बाद में इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपकी 6th क्लास की बुक को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ तो दे रखा है भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उसके निवासी, लेकिन इसे बोलते क्या है, हम इसे भूगोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भूगोल। भूगोल का बेसिक परिचय यहाँ बोल सकते हैं कि 6th क्लास में हमें भूगोल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन आप सोच रहे हो 3 क्लास में पूरा हो गया, नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आप ये समझ लीजिए भूगोल का परिचय ही समझ लीजिए 6th क्लास में। अभी आप ध्यान रखना 6th क्लास है ना, कहीं आप भूल जाओ, बड़ी क्लास के बच्चे कहीं भूल जाए, बोले इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो। 6th क्लास है ये। जो विषय सेकंड है वह अतीत, अतीत यानी पुराने समय के चित्रपट के बारे में है। मतलब पुराने समय को चित्रपट के माध्यम से समझना है, ये समझ लीजिए अभी तो इसे क्या बोलते हैं हम? इतिहास। ठीक है, जिसे हिस्ट्री बोलते हैं ना, ऊपर वाले को ज्योग्राफी, इसको हिस्ट्री, इतिहास। थर्ड हमारी संस्कृति की एवं ज्ञान परंपराएं, तो इसे कल्चर बोल सकते हैं। संस्कृत, भारत इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति, ठीक है, इसे कल्चर बोल सकते हैं थर्ड को। जो फोर्थ है शासन एवं लोकतंत्र, उसमें आपको पता है 4 चैप्टर है, इसी के बोल रहा था मैं। इसे राजनीतिक विज्ञान बोल सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान या संविधान जिसके बारे में बात की है ना, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इसे हम बोल सकते हैं। और हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, इको तो क्या बोलेंगे, लेकिन वही इको का आप परिचय बोल सकते हो, इसको इकोनॉमिक्स का परिचय बोल सकते हो। तो ऐसे 5 पार्ट में आपकी बुक डिवाइड है। सबसे पहले भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासी के बारे में बात करेंगे, तो हम पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, यानी कि जो हमारी ये अर्थ है, जो हमारी ये पृथ्वी है, उस पे मुख्य मुख्य कौन से स्थान है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा कि मुख्य मुख्य जो, क्योंकि बहुत सारे स्थान है, लेकिन मोस्ट मोस्ट जैसे हमारा भारत कहाँ है, या विश्व का कोई प्रसिद्ध स्थल है तो वो कहाँ है। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। उसके अलावा सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे महासागर और महाद्वीप। महासागर और महाद्वीप की हम उत्पत्ति भी पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सी कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, और महासागर महाद्वीप के नाम, और सबसे बड़ा छोटा, और महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में भी करेंगे, किस महाद्वीप में, और भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया में, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके अलावा स्थल रूप, यानी कि स्थल भाग है, स्थल भाग का वहाँ, स्थल भाग का एवं वहाँ के निवासियों का जीवन कैसा है, इन सब के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे भूगोल के अंदर। बहुत बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया था भूगोल विषय बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ उसका बेसिक समझ लीजिए। तो 3 चीजों के बारे में हो गया। इतिहास, अतीत के बारे में हम उसकी समय रेखा एवं उसके स्रोत, स्रोत का मतलब होता है कि हम उसे पढ़ कहाँ से रहे हैं। जैसे मैं आपको ये सब कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, 6th क्लास की एसएस की बुक से, इंडेक्स के पेज से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये मेरा स्रोत है 6th क्लास की। वैसे ही जो हम पढ़ेंगे इतिहास की समय रेखाओं, इतिहास के बारे में, तो उन सबका स्रोत क्या है, कहाँ से पढ़ रहे हैं हम उनको, कहाँ से समझ रहे हैं। सबसे प्यारा भारत अर्थात इंडिया, सबसे प्यारा भारत अर्थात इंडिया, इसके बारे में हम पूरे पूरे चैप्टर में इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिक से। और भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, यहाँ आपको सभ्यता और संस्कृति का मतलब भी बताऊंगा मैं, और हमारी सभ्यता का प्रारंभ है वो भी बताऊंगा। शासन और लोकतंत्र नेक्स्ट आओ राजनीतिक विज्ञान में, अगला पार्ट है शासन और लोकतंत्र। परिवार एवं समुदाय, परिवार कौन सा, राज परिवार नहीं, हमारा परिवार यानी कि यहाँ के निवासियों के परिवार, और परिवार से समुदाय, आसपास का हमारा समाज समुदाय बना,
उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे और वहां से ही ये इकट्ठे होकर एकत्र होकर ही तो एक देश का बनाते हैं। देश में क्या है, हम देश क्या, भारत देश इसको बोल सकते हैं कि यहाँ की भौगोलिक वातावरण को बोल दे, पृथ्वी नीचे या स्थूल रूप को बोल दे, नहीं, यहाँ के निवासी है उनको ही तो मिला के देश बना है। ये तो सब इन निवासियों के बिना ये तो सब अधूरा है, इनका क्या करेंगे अगर निवासी नहीं आने वाले लोग ही नहीं होंगे तो परिवार एवं समुदाय के बारे में देखो। उसके बाद में तीन है भाग एक आधारभूत लोकतंत्र का भाग दो, भाग तीन दिख रहा है। उससे पहले लोकतंत्र क्या होता है यह तो जानना जरूरी है ना, लोकतंत्र क्या होता है। सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे परिवार पढ़ने के बाद में। उसके बाद में लोकतंत्र में शासन का क्या महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, ग्रामीण हमारे गांव में, मजा आएगा इसको पढ़ने में हमारे गांव के बारे में। स्थानीय सरकार किसे बोलते हैं, और सबसे पहले तो सरकार, और सरकार को ही फिर आपको पता चलेगा स्थानीय सरकार क्या है। सबसे पहले सरकार पढ़ेंगे फिर पता चलेगा स्थानीय सरकार क्या है। उसके बाद में आधारभूत लोकतंत्र का तीसरा पार्ट है नगरीय क्षेत्र। अब भाई गांव को पढ़ लिया तो नगर को पढ़ना भी जरूरी है, हमारी औद्योगिक हड्डी। और नगरीय सरकार, नगरीय क्षेत्रों में कैसी सरकार पाई जाती है, नगरीय सरकार। अभी संसदीय सरकार तक नहीं पहुंचे, ठीक है। उसके बाद है आधारभूत लोकतंत्र नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। नगरीय क्षेत्रों की बात करेंगे, वहां की सरकार के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ पार्ट जिसे हम इको बोल सकते हैं, फिफ्थ क्लास में, सॉरी सिक्स्थ क्लास के फिफ्थ पार्ट में कार्य का महत्व, कार्य सबसे पहले हमारे आसपास के आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स पैसे से संबंधित। उसमें हम काम का महत्व समझेंगे और हमारे आसपास कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं। अब बड़ी क्लास में जो बोलते हैं कि हमको, कोई बोलते हैं हमको हिस्ट्री समझ में नहीं आती, कोई पॉलिटी समझ में नहीं आती, कोई इको समझ में नहीं आती, आप एक बार यहाँ जुड़िए हमसे। 6 to 12 एक बार आप धीरे धीरे 6 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 6, 7, 8, 9, 10 अब तक आप जो एनसीईआरटी को सिविल के लिए भी पढ़ते हैं तो आप रटते हैं। एक्चुअल बात ये है, अगर किसी व्यक्ति को कुछ नहीं आता एसएस में और एक्चुअल में पढ़ना चाहता है तो हमेशा उसको 6th के एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, ठीक है। इंडेक्स के बारे में आज हम नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान क्यों जरूरी है इसका परिचय पढ़ेंगे। ये वही आपकी इंडेक्स है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। सीधा आइए, आपको एक चित्र दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। यहाँ कुछ पर्वत पहाड़ सा है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। यहाँ कुछ, ये देखिए, पानी सा है, उसके पास में एक घर बना हुआ है। और से देखिए इस चित्र को, एक सड़क जा रही है, कुछ पेड़ पौधे हो रहे हैं, घर है छोटा सा, तो मतलब कोई ना कोई रहता है। ऊपर, ऊपर वाले चित्र को देख लिया आपने, ये जो झील है, ये झील है, ये झील, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है, ये कुछ सवाल है। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, मतलब कुछ सवाल है। सड़क का निर्माण किसने व क्यों किया। इन छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते हैं और क्या इनका इतिहास है, क्या उनका भविष्य है, यानी कि यहाँ ये लोग पहले कैसे रहते थे, आने वाले समय में ये लोग कैसे रहेंगे। इन उत्तरों को लिखिए, अपने साथियों से चर्चा कीजिए। करो भाई अपने साथियों से चर्चा, अभी तक आप बिना फालतू की चर्चा करते थे क्लास में, करो इन सब के बारे में चर्चा। अब मुख्य प्रश्न पर दिए गए चित्रों को देखिए, क्या क्या सवाल आते हैं। अब इन चित्रों के प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक शब्द जिसका मैंने आपको बताया था, झील, तो नदी द्वारा लाए गए पानी का एक छोटे स्थान पर जमा होना। नदी या किसी भी बारिश के पानी में किसी भी तरीके से आके एकत्र हो जाता है, लेकिन अधिकतर झीलें नदी के किनारे होती है, नदी के पानी को ही रोक के झीलें बनाई जाती है। तो झीलों में पानी अधिकतर नदी द्वारा ही आता है, तो ये झील होती है। और महासागर, सागर में मैंने आपको बताया था कि इनका जो लेवल होता है वो बड़ा होता है। ऊपर दिए गए चित्र में हम सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार संबंधित है, ऊपर दिया गया चित्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं भैया, ध्यान रखना, हम 21वीं सदी में हैं। यदि आप इसे अभी तक नहीं समझ सके तो जल्द ही इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इस बुक में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे,
ये नदियों द्वारा पानी लाया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, भूगोल के बारे में, इन लोगों के इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस बात से सभी सहमत हैं कि यह समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। इस तरह तकनीक में तीव्र विकास हुआ है जिसने हमारी जीवन शैली, तकनीक, आधुनिक तकनीक है ना, मशीन शैली, सभ्यता का मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको सभ्यता और संस्कृति में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। हमारी जीवन शैली, हमारा जीवन जीने का तरीका में विभिन्न यानी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। दूसरी तरफ यह समय संसार के विभिन्न युद्ध, लड़ाई झगड़े, सशस्त्र संघर्ष मतलब हथियारों के साथ लड़ाई और बढ़ते सामाजिक तनाव, आपसी मतभेद का सामना कर रहा है। वह हमारे ग्रह, ठीक है, पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है। बहुत सारे ग्रह हैं ना, हमने पढ़ा होगा 5th क्लास में। तो ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल है ना, जिस वैसा पर्यावरण जिसे हमने बनाया नहीं है, नेचुरल पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण, पेड़ पौधे वातावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है भाई। अगर नई नई जो गाड़ियां चल रही है, नई नई मशीनें चल रही है, तो उससे हमारे पर्यावरण पे इफेक्ट तो पड़ता ही है, प्रभाव तो पड़ता ही है, प्रदूषित करता है हमारे पर्यावरण को। यह असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्राकृतिक हो गया, और ये समझिए ये मानव। देखो, मानव की सभ्यता में विकास हुआ है, तो मानव ने अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना ली है, अच्छी अच्छी गाड़ी आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये नुकसान ये भी तो है कि ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। भाई पेड़ पौधे काटेंगे, उसकी जगह स्थान बनाएंगे, तो जंगल नष्ट होंगे, तो हमारा पर्यावरण पे इफेक्ट, प्रभाव तो पड़ेगा ही। विश्व भर में अधिकाधिक लोग यह सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष यानी सामने आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करेंगे, समाधान करेंगे। अधिकतर लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जो हमारे आने वाले समय में समस्याएं हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, बरसात की कमी होना, ग्रीन गैस का बढ़ना, अत्यधिक गर्मी पड़ना, तो इन सब का समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे। हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता यानी एक साथ जीवन जीना सीखेगा। हम किस प्रकार सुंदर ग्रह पृथ्वी, जिसे हम सभी साझा करते हैं, यानी कि हम विश्व के अधिकतर देश के सभी लोग रहते हैं, की रक्षा न केवल अपने लिए, जबकि इस पर रहने वाले सभी प्रजाति यानी हमारे अलावा, मानव के अलावा रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु। जाति का मतलब तो किसी इंसान के बारे में, जैसे मानव, जाति का मतलब वो जाति नहीं है। जैसे मानव की एक जाति हो गई, यानी इंसानों की एक जाति हो गई, मछलियों की एक जाति हो गई। तो ये जाति क्या प्रजाति है, ये सब ये प्रजातियां हैं। प्रजातियों के लिए करेंगे, ये जातियां क्या, ये सब तो प्रजातियां हैं। यह मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, परंतु किंतु उतने सरल नहीं है। यह सरल भी नहीं हो सकते, क्योंकि मानव समाज अधिक विविध यानी अलग अलग एवं जटिल यानी कठिन है। यदि हम इस प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्जवल भविष्य यानी अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें विश्व को, विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। हमारे समाज को हमें समझना होगा। यही सामाजिक विज्ञान का सार है। यानी कि सामाजिक विज्ञान का सार अर्थात यह है कि अगर हमें हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, जैसे पढ़ लिख कर किसी का उज्जवल भविष्य बनता है ना, वैसे सभी मानव समाज का उज्जवल भविष्य बनता है हमारे पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए। उसे सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए, विश्व में विषय और उसे अच्छा सतत विकास करने के लिए विशेष रूप से मानव समाज को समझना है, हमारे समाज को समझना है, हमारे इतिहास को समझना है। हमारा मतलब हम सबके इतिहास को समझना है, हमारी संस्कृति को समझना है। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिक या रसायन विज्ञान की तरह, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, जैसे आपकी विज्ञान की बुक है ना, इसमें भौतिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स होता है, वैसे ही सामाजिक विज्ञान इस तरह का विज्ञान नहीं है भाई। केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे विज्ञान नहीं है, जहाँ विषय जहाँ यह विषय जहाँ तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग करता है। आप इस पाठ्य पुस्तक से कुछ उदाहरण देखेंगे, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है। वहाँ तो साइंस के बारे में बात होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है, रसायनों के बारे में बात होती है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, मानव के बारे में, हमारे मानव समाज के बारे में, जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है। विविध विविध यानी अलग अलग, विविध अलग अलग रूप में है,
कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को छीन यानी कम कर देता है। अर्थात तो हमारे कवि मजाक है, तो हमारे लेखक साहब ये कहना चाहते हैं कि जैसे विज्ञान में कुछ निश्चित प्रयोग करते हैं, उसको उसमें मिलाया, उसको उसमें मिलाया और निश्चित ही परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमारा समाज इतना बड़ा है कि इसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित परिणाम प्राप्त करना असंभव है या उसकी संभावनाओं को कम कर देता है, क्योंकि अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग सोच है, अलग-अलग विचार हैं, तो सबका मेल-जोल खाना, अलग-अलग पहनावा यहाँ तक अलग है, अलग भाषा है, तो इन सब के बारे में हमको अध्ययन करना होता है सामाजिक विज्ञान में। तो इसका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकलता है। सामाजिक विज्ञान के कई उपविषय हैं। समझ में आ गया? सामाजिक विज्ञान के कई उपविषय जो आज अब तक आप पढ़ते हो, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान। अभी 6th क्लास के बच्चों को इन सब के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे राजनीतिक विज्ञान में राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में पैसों से संबंधित अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में हमारे सामाजिक परिवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में, मानव विज्ञान यानी हमारे ही इतिहास के बारे में बात करते हैं। पुरातत्व विज्ञान का अर्थ मैंने बताया था आपको, देख लीजिए। अब वहाँ हमने पढ़ लिया था तो यहाँ आसान लग रहा है। मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो ये सब क्या है? सामाजिक विज्ञान के विषय हैं। इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। पहले आपने तो समझ लिए। इनमें से कुछ उपविषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पे करेंगे, कुछ का मध्य स्तर पे करेंगे। हमने इस तरह वर्गीकरण नहीं किया है कि हमने 5 प्रमुख विषयों का उपयोग किया है। आज एक दृष्टि उन पर हम डालते हैं। हमने पीछे पढ़ा था, वही आ गया ना। अब बच्चे क्या है, इन सबको छोड़ देते हैं, इन सबको तो पढ़ते ही नहीं है, सीधा चैप्टर पे आते हैं, फर्स्ट चैप्टर पे। टीचर भी सीधा फर्स्ट चैप्टर पे ले आता है आपको। जब आप एक बार इनके बैकग्राउंड तो समझिए, आप भूगोल में क्या पढ़ेंगे, भूगोल क्यों पढ़ना है, अगर यही सब पूछ ले, यही प्रश्न पूछ ले तो बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि टीचर सीधा फर्स्ट चैप्टर पे आ जाता है। बैकग्राउंड पढ़ो। सबसे पहले हमने भारत एवं विषय, भूभाग, उसके निवासी बात किया था हमने स्टार्टिंग में। इंडेक्स के पेज में बताया था मैंने आपको। इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह यानी पृथ्वी की कुछ मुख्य विशेषताओं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। मतलब हमारे आसपास का जो भौगोलिक दुनिया है, हमारे आसपास की वह भूगोल की दुनिया है, पेड़-पौधे, नदियाँ, झीलें, ग्रह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। और मानचित्र पर, ग्लोब पर, आपने देखा ना मानचित्र ग्लोब है, उस पर दर्शाया गया है कि कहाँ पे नदी, महासागर, झीलें हैं, कहाँ पे हमारे ग्रह में अलग-अलग चीज़ें हैं, यानी विश्व में अलग-अलग चीज़ें हैं, इन सबको दर्शाया गया है मानचित्र पर। और यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, वास्तव में यह विषय मानचित्रों के इतर भी चर्चा करता है। इस विषय के माध्यम से हमें इतर यानी उसके अलावा इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने-फूलने में भौगोलिक संरचनाएं, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, मैदान ने किस प्रकार भूमिका निभाई है। मतलब आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा है ना कि मानव सभ्यताएं जो अधिकतर नदियों के किनारे ही स्थापित हुई है, बड़ी क्लासों के लिए थी ये लाइन। तो उसका जो इफेक्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्यों है उसकी भौगोलिक सभ्यताओं की भौगोलिक संरचनाओं के पास उत्पन्न होने की स्थिति क्यों है, किस प्रकार की भूमिका निभाई है इन स्थानों ने, भौगोलिक संरचनाओं ने मानव सभ्यता की उत्पत्ति में, ये सब का बेसिक यहाँ से ही क्लियर होता है। भारत के संदर्भ में यह विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति यानी कि भारत की जो स्थिति है, वह प्राचीन सभ्यताओं को किस प्रकार अनूठी पहचान प्रदान करती है। अब सोचो कितना, हम जब हमने यहाँ पे देखा है, जो सवाल पूछे हैं उनके उत्तर हम चैप्टर में प्राप्त करेंगे तो कितना मजा आएगा इसको पढ़ने में। सेकंड है हमारे अतीत के चित्रपट। हमारे अतीत के चित्रपट, चित्रपट कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है। कैनवास मतलब जिस पे चित्र बनाए जाते हैं, जिस पर चित्र व डिजाइन बने होते हैं। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आमतौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। चित्रपट देखा है ना, एक कागज सा होता है, इस पे चित्र बनाते हैं। यह चित्रपट के अतीत का चित्रण है। हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद आप यह सोच रहे हैं कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है। अब इतनी इंपॉर्टेंट लाइनों को आप छोड़ के चल जाते हो।
जो ये अतीत का चित्रपट है, जैसे किसी भी चित्र, जैसे किसी हाथी का चित्र बना है जिस पेज पे, वैसे ही ये हमारे इतिहास का चित्र बना रखा है। चित्र ऐसे समझने के तौर पे है कि भारत के अतीत का हम आरंभ करेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि इसे वर्तमान में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो भैया यही हमारे वर्तमान की चाबी है कि हम अतीत में ऐसे थे और हम वर्तमान में ऐसे हैं। इस विषय में ये जितने भी मैं लाइनें खींच रहा हूँ ना, इनको अंडरलाइन नहीं करना, मैं खुद बताऊँगा आपको कहाँ अंडरलाइन करना है, ये तो पढ़ाने के लिए। इस विषय में दिए गए अध्याय में आपको इसके बारे में अधिक और स्पष्ट साफ-साफ पढ़ने को मिलेगा। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं तो अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है। अब यहीं से कर लीजिए आप एक अंडरलाइन कि अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है। अतीत क्या है? अतीत भैया हमारी मानव इतिहास की पहचान का मुख्य स्रोत है और यह समझने में हमें सहायता करता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। दूसरे शब्दों में अतीत अभी हमारे साथ है, क्योंकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं है। इतिहास में हम सब कुछ अच्छा-अच्छा ही नहीं पढ़ते। बुराई का मतलब ये है कि सब कुछ दुखदाई भी पढ़ना पड़ता है। लोगों की सरकारों या शासकों के द्वारा की गई गलतियाँ, उनकी गलतियों के कारण समझने में हमारी सहायता करता है। इसको समझने के बाद ही हम यानी उपरांत उपरांत का अर्थ है बाद में ही आशा है कि हम इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। जैसे किसी शासक ने इतिहास में हमने पढ़ा कि किसी शासक ने कत्लेआम करने का आदेश दे दिया। किसी सभ्यता को, किसी संस्कृति को, किसी ढांचे को तोड़ के दूसरा ढांचा बना दिया। तो उसने कुछ गलतियाँ की है ना, उसने हमारा इतिहास अतीत ही नष्ट कर दिया। तो उन सब के बारे में हमको ऐसा नहीं करना, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड विषय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारी सांस्कृतिक विरासतें और ज्ञान परंपराएं, जिसको मैंने कल्चर कहा था ना, आपने देखा होगा आगे। प्राय ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध यानी विकसित एवं बहुत पुरानी है। यह सत्य भी है, यह बात सही भी है, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, भारतीय इतिहास में किस प्रकार यह प्रकट हुए हैं, हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार ये सहायक होंगे। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनका अन्वेषण यानी जिनके बारे में बात करेंगे इस विषय में है। कौन कौन से प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में संस्कृति किस प्रकार प्रकट हुई है, हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस, भाई हमारे समय इसको संस्कृति को हम पढ़े ही क्यों, हमारे समय जो प्रॉब्लम्स हैं इनको समझने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यह विषय है वो किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इनका उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सभ्यता की नींव को समझे और उसके मूल्यों की प्रशंसा करे। ठीक है, इस विषय में पढ़ के हमें समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, हमारी संस्कृति कैसी थी, हम मतलब यानी कि हम लोग कैसे थे, इसके बारे में पता चलेगा। शासन और लोकतंत्र, अगला विषय है शासन एवं लोकतंत्र। हमारे देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक कार्यप्रणाली की समझ होनी चाहिए। ठीक है, हमारे देश के नागरिकों को हमारे देश की यानी कि जैसे यहाँ लिख रखा है कि प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक कार्यप्रणाली की समझ होनी चाहिए। वैसे ही जो हमारा देश है भारत, भारत की राजनीतिक कार्यप्रणाली कैसी है, मतलब भारत का लोकतंत्र कैसा है, यह समझ होनी चाहिए। भारत की सरकारें कैसी है, यह समझ होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली जो विस्तृत यानी बड़ी शासन प्रणाली अपनाई गई है वह कैसी है, इसकी प्रमुख विशेषता के क्या घटक है, यानी कि इसकी विशेषता कैसी है, इन सब प्रश्नों के उत्तर हम पढ़ेंगे। शासन के लोग किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं, उनके अधिकार क्या है एवं उनके कर्तव्य और उनका धर्म क्या है। धर्म मतलब वो वाला हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई धर्म नहीं, उनका धर्म यानी कि धर्म का शाब्दिक या धर्म का मतलब ही ये होता है कि अच्छी नीति से किया गया कार्य है, यानी कि उनकी नीति क्या है, उनका धर्म क्या है, क्या अन्य देशों से अलग प्रणाली अपनाई गई है, यदि हाँ तो वे कौन सी प्रणाली है जो अलग देशों में है और हमारी भारत में अलग है। यानी कि शासन या सरकार के कार्य करने का तरीका है। आपने देखा होगा ना कि वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन है।
किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं, हम जो अलग-अलग देशों से उनसे किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं, इस विषय में हम क्या-क्या करेंगे कि जिम्मेदारी नागरिक इस विषय को समझने के बाद ये बन जाएंगे कि हमें अब किस तरह हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए एज ए नागरिक, यानी कि नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश के निवासी होने के नाते हमें हमें कौन सी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी कौन सी है। और यह भी समझेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग, अंग का मतलब सरकार के हाथ पांव से नहीं है, विभिन्न अंग का मतलब है कि सरकार की विभिन्न शाखाएं, ये समझ लीजिए। साथ ही हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय सरकार अथवा राष्ट्रीय नीतियों का वक्तव्य प्रभावी ढंग से हो सके। ये इतना कठिन है, इसमें इतने शब्द इतने कठिन है कि मैं आपको अगर समझाने बैठूंगा तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। आप तो ये समझिए कि राजनीतिक विज्ञान, सरकार, शासन, लोकतंत्र, स्थानीय शासन और विश्व के अन्य सरकारें, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम इस बुक में स्टार्ट करेंगे, जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अर्थशास्त्र जिसे बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, हमारा आर्थिक जीवन बोल सकते हैं, हमारा ये सब हम अध्ययन करेंगे। काय में, किसमें, ये सब अध्ययन करेंगे हम, जो पांचवा भाग है उसमें, जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स। कोई भी परिवार रोजाना के जीवन में अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, जो प्राथमिक स्तर का भोजन है, पहनने के वस्त्र हो गया, आश्रय नहीं रहने की जगह हो गई, पीने का पानी हो गया, द्वितीयक स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका, और आजीविका मतलब जीवन चलाने का साधन, एवं युवाओं के लिए शिक्षा, बिना खुश नहीं रह सकता। इस प्रकार से दृढ़ अर्थव्यवस्था, बहुत कठिन शब्द है भैया, समझाएंगे आगे, के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता है। सामंजस्यपूर्ण मतलब अच्छे तरीके से। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, मुद्रा क्या होती है, यानी कि पैसे को क्या मतलब है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, दो शब्द आ गए यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। हाईलाइट कर लीजिए इन शब्दों को, यहाँ आगे पॉइंट बना के लिख लीजिए। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले बताया था ना, लोकतंत्र, सरकार, शासन, तो वैसे इसमें हम सबसे पहले मानव संसाधन, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधन, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। कुछ विषय प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक होगा। आपने देखा कि पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं, यह ठीक उसी प्रकार है जैसा इन्हें होना चाहिए। विज्ञान भी सही प्रश्न पूछने की कला के विषय से संबंधित है। जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तो सही उत्तरों की खोज कर सकते हैं, और इन सब उत्तरों के या महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमें हमारी इस किताब में मिलेंगे। भूगोल से संबंधित अध्यायों में शतरंज के खेल और कुछ अन्य तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा कर दी भैया, हम करेंगे इन पर चर्चा। और अर्थव्यवस्था में केंद्रित अध्याय में हम सेवा की अवधारणा व त्योहारों का वर्णन करेंगे। ऐसा जानबूझकर किया गया है, हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लेंगे और जिन्हें हम बहुविषयकता कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे दृष्टिकोण को यह बढ़ाता है, समृद्ध करता है। दृष्टिकोण देखने का नजरिया वास्तव में सब जीवन के अनगिनत तत्वों का मिश्रण है, इकट्ठा है। हमारे जीवन में जो अलग अलग तत्व है उनका मिश्रण है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, यह हमें स्पष्ट कर लेंगे हम इस बुक में। सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए बेहतर भविष्य निर्माण का लेकिन एक रोमांचक कार्य है, अन्वेषक पूर्व यानी खोजबीन करने वाला कार्य है। तो ये हमारी वृंदा क्लासेज हो गया आपका ये चैप्टर। नहीं हुआ भैया, अभी तो हमने पढ़ा है कि हमें सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो किन किन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और आने वाले हम पढ़ेंगे क्या चैप्टरों में। अब यहाँ तक आपको थोड़ा बोरिंग टाइप में लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि है ही ऐसा। अब इंटरेस्टिंग आएगा यहाँ पे।
आगे, क्योंकि यार ये क्या है, बोरिंग है, इसलिए सब आपको छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं है। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप पढ़ोगे क्या। इनमें आपने बहुत सारे शब्द ऐसे सुन लिए होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि यार इनका मतलब क्या है, मैंने बताया नहीं। अब एक बार बताइए, मैं इस जो इंडेक्स पढ़ा है हमने, परिचय पढ़ा है, अगर इसमें आपको सब कुछ बता देता तो आगे मतलब आप सोच रहे हो कि पूरी किताब का एक शॉर्ट वो है वहां पे, समरी है वहां पे, तो आप क्या सोच रहे हो कि पूरी किताब एक क्लास में हो जाएगी। धैर्य रखो, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। अध्याय एक, मैंने आपको बताया कि हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। अध्याय एक पहला चैप्टर है, निकाल लीजिए, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। सबसे पहले तो आप पृथ्वी के बारे में जान लीजिए। आप सबसे पहले थोड़ा नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज आइए, पेज नंबर 14 पे आइए, 14 पे आपको ग्लोब दिख रहा होगा एक। ये ग्लोब हमारे पृथ्वी के जैसा बनाया गया है, जैसा हमारी पृथ्वी है वैसा ये ग्लोब बनाया गया है। इस ग्लोब को अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए कि ये ऐसा है। अभी इसके अंदर जो जो लिखा है ना, इन सबको मैं बाद में वर्णन करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बार ये गोल कर लीजिए, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए और ये समझ लीजिए कि यही हमारी पृथ्वी है। यही समझ लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पेज नंबर 22 पे और दे रखा है, दोनों में देख लीजिए कि यही हमारी पृथ्वी है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो पृथ्वी पर बहुत सारे स्थान, जैसे आपका जिला तो कम से कम आपको पता होगा, या फिर आपका गांव तो पता होगा जहां आप रहते हैं। तो आपके गांव में जैसे आपको पता है ना कि यहाँ हमारे गांव में मंदिर है, यहाँ हमारे गांव में पार्क है, खेलने की जगह है, यहाँ हमारे गांव में एक चौपाल बनी हुई है जहाँ पे सब लोग बैठ के पटलाई करते हैं, यानी कि बातें करते हैं। यह गांव है और इस गांव में हमारा स्थान है, यानी कि हमारे रहने की जगह है। यह गांव है जहाँ पे हमारी स्कूल है। समझ में आ रहा है? तो ये जैसे आपके गांव के स्थान के बारे में आपको पता है ना कि यहाँ ये है, यहाँ ये चीज है, छोटा सा गांव है। वैसे सोचो उस गांव से कहीं लाखों करोड़ों गुना बड़ा है हमारी पूरी पृथ्वी, और उस पे बहुत सारे स्थान हैं। अब जैसे आपके गांव में, छोटा सा गांव है इसलिए तो आपको पता चल जाता है, छोटे से गांव में आपको पता चल जाता है कि कहाँ का स्थान है। अब पृथ्वी पर बहुत सारे स्थान है, तो आपको क्या सारे स्थान पढ़ने हैं, सारे स्थान याद करने हैं, सारी जगह याद करनी है? नहीं, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ही याद करना है। जैसे जिस देश में हम रहते हैं, भारत, तो पृथ्वी पर वह स्थान कहाँ पे है उसके बारे में पढ़ना है हमें। अब आर्यभट्ट के बारे में कौन नहीं जानता? तो आर्यभट्ट जी बोला करें कि आर्यभट्ट जी ने क्या कहा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। अभी अंतरिक्ष जो शब्द है, अंतरिक्ष यानी कि आकाश में जो बहुत सारे पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है, बहुत सारी स्थिति है, उन सबका एक छोटा सा पार्ट समझ लीजिए। जैसे गांव में बहुत सारे घर है ना, उनमें से एक घर है आपका, वैसे ही बहुत सारे स्थान घरों में से एक है अंतरिक्ष में पृथ्वी। और कैसी है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जल यानी पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु से बनी है, और यह क्या है, गोलाकार है। आर्यभट्ट जी ने क्या कहा है, ये कैसी है, गोलाकार। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है हमारी पृथ्वी। अब सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में देख लीजिए। मानचित्र क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका मुख्य घटक क्या है, इसके उत्तर मैं आपको बाद में एक साथ लिखाऊंगा सबके उत्तर। निर्देशांक क्या होता है, पृथ्वी पर किसी स्थान पर अंकित करने के लिए अक्षांश व देशांतर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अभी तो आपको अक्षांश समझाना है, देशांतर समझाना है, ये सारी चीजें समझानी है क्या होता है। देशांतर में स्थानीय समय के मानक समय कैसे निर्धारित करते हैं। देखिए, अब पहला ही क्वेश्चन आप एक चीज ध्यान रख लीजिए चैप्टर में, सबसे पहले अगर इस चैप्टर में वो आता है तो ठीक है ही, इस चैप्टर में वो आता है तो ठीक है ही, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको समझाऊंगा। तो एक पेज मैं नेक्स्ट एक पेज ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें सबसे पहले एक वर्ड है अक्षांश। सबसे पहले एक वर्ड है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, ये मैं अलग से आपको लिखाता रहूंगा, अक्षांश। आप एक बार आपके उसमें साइड में लिख लीजिए अक्षांश व देशांतर। बहुत हाई लेवल पे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इनको समझाऊंगा, इन जो वर्ड है ये इनको समझाऊंगा मैं आपको बाद में।
अगर चैप्टर में आ जाते तो ठीक है ही, नहीं तो फिर मैं आपको इस तरह समझा दूंगा। जूम कर लीजिए थोड़ा। कल्पना कीजिए, क्या कल्पना करनी है भैया? कल्पना करो भैया। हम्म, कल्पना कीजिए मतलब जैसे आप कल्पना करते हैं ना कि बड़े होके ये करना है, ये करना है, वैसा बनना है। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे? यानी कि किसी अनजान नगर में, किसी अनजान गांव में गए हैं, तो आप उन स्थानों का पता कैसे लगाएंगे? आप सहायता के लिए वहां किसी स्थानीय व्यक्ति यानी कि वहां रहने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं। उस नगर के मानचित्र मैप को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बात सीखी थी और इस अध्याय में हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मानचित्र पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, मतलब ये देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से इसने बोला ना कि शुरुआत इसने मानचित्र के बारे में कर दिया। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमेशा क्या होता है, पॉइंट वही होते हैं। पृथ्वी, महासागर, महाद्वीप के बारे में हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, हम 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का लेवल बड़ा होगा, लेवल में डिफरेंट होगा। ये छोटे लेवल में होगा, वो बड़े लेवल में। तो आप क्या सोचते हो कि आप सीधा 12th पढ़ लोगे? नहीं, आपको 6th में महासागर, महाद्वीप पढ़ना पड़ेगी। आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो ना कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पढ़नी भी ऐसे ही चाहिए। आपको ये नहीं कि आप चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर लास्ट, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर लास्ट, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर लास्ट तक ले गए आपको उसको पढ़ के। तो यानी कि 6th क्लास का फर्स्ट है लास्ट पढ़ लिया आपने, फिर 7th क्लास का फर्स्ट है लास्ट पढ़ लिया। ऐसे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। 99% बच्चे ऐसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जबकि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ऐसी चाहिए कि 6th क्लास में अगर आप महासागर महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप महासागर महाद्वीप को 6th क्लास में पढ़िए, फिर 7th क्लास में पढ़िए, फिर 8th क्लास में पढ़िए। वैसे आप 12th क्लास तक एनसीईआरटी में उस टॉपिक को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। समझ में आ गया? जैसे एक कहानी के तौर पे पढ़िए कि जैसे एक मूवी होती है, कहानी होती है, उसमें स्टार्टिंग में जो बात है, फिर बीच वाली बात है, तो ये अलग अलग जैसे होता है ना, वैसे आप 6th में पढ़िए, 7th में पढ़िए, 8th में पढ़िए, ऐसे आपको पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे मानचित्र के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने 5th क्लास में बता दिया, थोड़ा 6th क्लास में, थोड़ा आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताएगा। आइए एक खेल खेलते हैं, चलो भैया। नीचे दिए गए एक लघु नगर यानी कि छोटे से नगर का मानचित्र निरीक्षण करना है हमको। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं, मानचित्र निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी कहाँ है, ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ से भैया आपकी क्लास का एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर, मॉनिटर है, मॉनिटर जी उतरे हैं और मॉनिटर जी के पीछे पीछे ये सब आप बोलिए। तो मॉनिटर जी बोल रहे हैं कि भैया आज मैं आपको एक नगर घुमा के लाता हूँ। तो मॉनिटर जी आपको रेलवे स्टेशन पे ले आए। रेलवे स्टेशन देखो, ये पटरी है ना, यहाँ से ट्रेन तो उल्टी जा रही है, आपको छोड़ के देखो वापस चली गई है, छोड़ के यहाँ से आपको छोड़ के वापस चली गई है। तो आप मॉनिटर जी यहाँ पे रेलवे स्टेशन से आप टिकट विकट करा के, और रेलवे स्टेशन का आजकल भी रेलवे स्टेशन पे भी आपको पता है प्लेटफॉर्म पे घूमने का भी टिकट होता है, तो ऐसे घूमने मत चल जाना। तो यहाँ से मॉनिटर जी लेके आपको आ गए, और सबसे पहले मानचित्र पर आपको बैंक में जाना है। अब भूल जाओ कि यहाँ मानचित्र पे है, आप रेलवे स्टेशन पे उतर गए, ये सड़कें जा रही है और कुछ मानचित्र है नहीं आपके पास। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस चित्र को, तब तक के लिए